नमस्कार दोस्तों, यह देश झूठों, नफरत फैलाने वालों, तंग दिलों और बेरोजगारी बर्बादी करने वालों के हाथ में फंस गया है। इस देश के लोग छोटे छोटे लालच में, सांप्रदायिक भावनाओं में इस ढंग से बहे कि उन्होंने अपनी कमान उन लोगों के हाथ में सौंप दी जो असल में बर्बादी पे, तमाम लोगों की लाशों पे खड़े थे। जी हां, मैं आज की बात कर रहा हूं। बात करता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव की आहट है, और जब चुनाव की आहट है तो हम याद कर लें 2013 में कितने धूमधाम से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना करके दिल्ली के चुनाव में कूदे थे। तमाम बातें बोल रहे थे। पहले तो बोल रहे थे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ गए। बोले थे कभी भी किसी पर कोई दाग लगेगा, जब तक वह दाग, आरोप चाहे झूठा भी हो, तब तक वो राजनीति से दूर रहेंगे, और जब दाग धुल जाएगा तब हम राजनीति करेंगे। फिर बोले थे हम कोई बड़ा मकान नहीं लेंगे, हमें 2 कमरे 3 कमरे से ज्यादा का घर नहीं चाहिए, मैं किसी बड़ी गाड़ी से नहीं चलूंगा, उसी वैगन आर से चलूंगा। और न जाने कितने वायदे किए थे, कितनी सुचिता की बात की थी। आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे। नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। झूठ बोले कौवा काटे। कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन, 6.02 करोड़ रुपए स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग, 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग और अप्लायंसेस, 2.85 करोड़ रुपए फायर फाइटिंग सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे आते आते वो शीश महल में भी पहुंच गए। वो इतनी हैवी सिक्योरिटी लेने लगे कि सिर्फ एक प्रदेश की, एक सरकार की सिक्योरिटी से उन्हें वो नहीं हुआ तो पंजाब से भी ले ली, गाड़ियां भी ले ली। और कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्होंने नहीं ली? आरोप की बात करें तो हर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है। अब वो वायदे करते हैं और जब लोग उनके पास जाते हैं तब वो नए वायदे दे देते हैं। उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली में उन्होंने 1.5 साल पहले वायदा किया था, दावा किया था कि हमने इमामों की सैलरी 18,000 रुपए महीने कर दी, लेकिन वो आज तक नहीं मिली। इमाम उनके घर के बाहर कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर, कि अरे भाई आपने कहा था वो तो दे दीजिए, लेकिन नहीं साहब, नहीं मिलेगी। एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे, हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। उधर जब वो ये प्रोटेस्ट करने जाते हैं तभी अरविंद केजरीवाल दूसरा वायदा कर रहे होते हैं कि अब गुरुद्वारों के ग्रंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपए महीने जो है वो दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सबको दीजिए। तो जब अब देने की बारी आती है तो ये वायदा दे देते हैं, पिछले वालों को दे नहीं पाते। पिछले वाले चंद हैं और ये बहुत ज्यादा संख्या में, बावजूद इसके वायदे हैं। वायदों का क्या है? इसी तरह इन्होंने वायदा कर दिया अभी कि महिलाओं को हम इतने 1,000 रुपए देंगे, जबकि वह देने का उन्हें अधिकार ही नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसा राज्य है उसमें आधा अधूरा राज्य है।
कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ दिल्ली सरकार के पास है। तो जब अधिकार ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? बहरहाल उनकी इस योजना पर दिल्ली सरकार के अफसरों ने जारी कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं। परेशान हो गए। बहरहाल आपकी मर्जी, आप देना चाहें दीजिए, न देना चाहें मत दीजिए। लेकिन जो छात्रवृत्ति योजना हो या पौड़ी जलाने का मामला रहा हो, तो कि पराली न जलाइए तो आपको ये होगा, ये मिलेगा, कुछ आज तक नहीं मिला है। सप्ताह का है। वहां हरियाणा की सीमा पर किसान बैठे हुए तड़फ रहे हैं। डल्लेवाल को 36 दिन हो चुके हैं और 36 दिन से वो अनशन पर हैं, मरणासन हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट उन पर जवाब मांग रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय कर रहा है, लेकिन भगवंत मान अपने प्रचार के विज्ञापन जारी कर रहे हैं। लेकिन वो एक बार भी डल्लेवाल को मनाने नहीं गए, उन्हें समझाने नहीं गए कि हम आपकी तरफ से चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र सरकार को कि इनकी बातें जायज हैं, इन्हें मान लीजिए। तो यह स्थिति है कि पंजाब पुलिस जबरन किसानों को उठाना चाहती है। उधर पूरे प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने बंद करके रखा हुआ है, और बहुत बड़ा नहीं, 4 घंटे का ही रखा, जिससे कि आम लोगों को परेशानी ना हो। सारी चीजें ठप हैं, लेकिन उस पर कुछ करने की बजाय सिर्फ विज्ञापन देख लीजिए, इनके खुश हो लीजिए विज्ञापन में। यह अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट मॉडल है। रोजगार आज तक दिया नहीं है। रोजगार देने की बात होती है तो दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही और अरविंद केजरीवाल की 11 साल सरकार रही। लेकिन इतने के बावजूद ये अब तक, अब तो कह सकते हैं 12 साल सरकार रही, और 12 साल की सरकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के मुकाबले 10% भी नौकरियां नहीं दे सके। तो आप यह समझ लीजिए। इसी तरह पंजाब में यदि देख लीजिए, पंजाब में जो कांग्रेस सरकार के समय में भर्ती शुरू हुई थी, सिर्फ वही भर्ती हुई है। इस सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां जरूर दी हैं, लेकिन और नहीं दी। तो यह स्थिति है कि ये भी उसी मॉडल पे चलते हैं जिस पर नरेंद्र मोदी चलते हैं। उधर नरेंद्र मोदी उसी दिशा में अपनी बढ़ी रहे। उन्होंने घोषणा कर दी कि नए साल में बीएसएनएल के 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नए साल पर देश को नरेंद्र मोदी का तोहफा बम्पर छटनी। जी हां, जब सारे पीएसयूज दोस्त को बेचने से मन नहीं भरा, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 19,000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सरकार के समय बम्पर भर्ती हुआ करती थी, पर बीजेपी सरकार में मिलती है तो सिर्फ बम्पर बेरोजगारी और बम्पर छटनी। युवाओं को बर्बाद करने पर तुली नरेंद्र मोदी सरकार में भर्तियां तो होती नहीं, उल्टे नौकरियां छीन ली जाती हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के युवा का भविष्य तबाह कर दिया है। बीएसएनएल को कहां मजबूत करने के लिए अमेरिका की एक फर्म को इन्होंने कंसल्टेंसी का ठेका दिया था। करीब 150 करोड़ रुपए का उन्हें ठेका दे करके कहा था वो स्टडी करें। और उन्होंने स्टडी क्या किया, उन्होंने यहां के अफसरों के और कुछ भाजपा नेताओं के बच्चों को जॉब दे के अपने यहां, और उसके बाद उन्हें उसका फायदा दिया और खुद फायदा उठाया और चले गए। कोई वो नहीं है। बीएसएनएल तो मजबूत नहीं हुआ, लेकिन नौकरी से निकालने का काम जरूर शुरू हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम पीएसयूज, तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में छटनी कर दी, उनके पद खत्म कर दिए, जिसके बावजूद भी अभी भी इतने सब के बाद भी 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार। और यदि वास्तव में जो 2014 तक सैंक्शन पोस्ट थे उस मुकाबले देखें तो करीब करीब 80 लाख पद होने चाहिए थे जिन पे भर्ती होनी चाहिए। बहरहाल वो पद खत्म हो। दूसरे जहां जहां इनकी राज्यों में सरकार है वहां आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं, आउटसोर्स भर्ती किए जाते हैं। यह स्थिति है। और 7 साल में 70 से अधिक पेपर इनकी सरकारों में लीक हो चुके हैं।
70 से अधिक पेपर लीक हो जाएं और सरकार कहे हम ये। गुजरात मॉडल ये है कि परीक्षा के ठेके गुजराती कंपनियों को दिए जाते हैं। इस समय बहुत चर्चित मसला है बिहार में, जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा और जेडीयू की, वहां पर बीपीएससी की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है पटना राजधानी के एक सेंटर से। सरकार कहती बस उसी एक सेंटर का हम पेपर जो है कैंसिल करेंगे, बाकी सारे वैसे होंगे। अरे जब पेपर लीक होता है तो दूसरी जगह पहुंच जाता है, खटाखट पहुंच जाता है। तो अब कुछ की पेपर अगले दिन होंगे, कुछ के ये होंगे, तो उस पेपर का क्या होगा आप समझ सकते हैं। पेपर कोई बदले तो जा नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स यही मांग कर रहे हैं कि हमने परीक्षा की फीस दी है, हमने सब कुछ किया है, तो हमारी परीक्षा फेयर होनी चाहिए। इसके लिए एक साथ परीक्षा हो सभी केंद्रों में और ईमानदारी से हो और सही रिजल्ट निकले। कोई गलत मांग नहीं। इस मांग को लेकर के वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर पहले लाठी चलती है, फिर कभी उन पर वाटर कैनन छोड़ा जाता है। इस ठंड में ठंडे पानी से उन्हें वो नहला दिया जाता है। और जब वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ धरना देने जाना चाहते हैं तो उन पर लाठी चल जाती है। मोदी सरकार ने युवाओं को नए साल पर तोहफा दिया है। कड़कती ठंड में वाटर कैनन की बौछार और उसके ऊपर से ताबड़तोड़ लाठियां। बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनना तो दूर, मोदी सरकार उन पर बेरहमी से अत्याचार कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यह बर्बरता परीक्षा में धांधली को छिपाने के लिए की जा रही है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो मोदी सरकार लाठियां बरसाकर छात्रों का मुंह बंद करवाना चाहती है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं और विपक्षी दल भी खड़े हो जाते हैं। और इन सब के बावजूद रिजल्ट कुछ नहीं है। क्यों? सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है। इसलिए उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? छोटे मन के लोग हैं तो इनसे बड़ी उम्मीद तो आप कर नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं? ये धर्म के धंधे को करते हैं। इनकी अखाड़ा परिषद घोषणा करती है कि जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते तो महाकुंभ में कैसे आ सकते हैं, और इसको लेकर के बवाल खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और उनके लोग इस तरह से बातें करते हैं। उधर इलाहाबाद प्रयागराज के लोग दुखी हैं इस बात के लिए कि ये कल्पवासियों के लिए होता था। 12 साल का कल्पवास होता था, उसके बाद उनका यह स्नान का पर्व होता था। इसको प्योर धार्मिक होता था, लेकिन इसे अब पर्यटन का बना दिया गया है, इसे लुत्फ उठाने का बना दिया गया है। और जिस तरीके से बनाया गया है उससे वहां धंधा चल रहा है, तमाम तरह के धंधे चल रहे हैं। और उन धंधों में क्या क्या हो रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। धर्म के जो विरुद्ध होता है वही सब हो रहा है। वहां अय्यासियों से रहने का, अय्यासियों से घूमने का, पर्यटन करने का, वाटर स्पोर्ट्स का और सबका किया जा रहा है। ये वाटर स्पोर्ट्स का नहीं, पूरी तरह से धार्मिक होता है। लेकिन साहब यह धंधा मोदी योगी की सरकार में हो रहा है। हमने देखा है कि कैसे वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना करके तमाम सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया और उसके बाद में उसे धंधे की जगह बना दी गई। वही काम यहां हो रहा है। तो यह स्थिति है और इस कारण से ये नफरत से भर जाते हैं और दूसरों पर हमला करते हैं। इसके उदाहरण मौजूद हैं। जो उड़ीसा है वहां के बालासोर में जिस तरीके से एक महिला को, एक नहीं 2-3-4 महिलाओं को बांध करके मारा जाता है पेड़ से और उनके मुंह में, शरीर में गंदगी पोत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। और उस तरह से हमला होता है उन आदिवासियों पे, दलितों पे कि आप सोच नहीं सकते। एक अल्पसंख्यक जो दलित उससे आता है, समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, उसके पांव से बाइबल कुचलवाई जाती है, उसका अपमान कराया जाता है। इधर तो ड्रामा करते हैं कि हम ईसाइयों के उसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, इधर ये हो रहा होता है।
तमाम लोगों के साथ तमाम घटनाएं हो रही होती हैं। उधर मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित युवक को पीट पीट के पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। इसके पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, इसी तरीके से एक युवक को अंबेडकर जी की जब जुलूस निकाला जा रहा था जन्मदिन पर, तब इसी तरीके से किया गया था। तो ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से इन्हें दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत है और उनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। शायद इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, जो सिख थे, उनके अपमान किया जाता है। उनकी अंतिम संस्कार राजघाट में न करा करके दूसरी जगह कराया जाता है, निगमबोध घाट पे कराया जाता है और उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता है। जब कांग्रेस इसको लेके मुद्दा बनाती है तो उसके ऊपर झूठे अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं और इनके मंत्री लगाते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाते हैं। उससे लगता है वहां पर आपने देखा था किस तरीके से दूरदर्शन ने तब प्रसारण शुरू किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और उसके बाद में उसने अपने कैमरे को प्रधानमंत्री के ही तरफ रखा, ना उनके परिवार की तरफ और ना ही पार्टी के दूसरी पार्टियों के नेताओं, यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष की भी तरफ नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कितनी संकुचित विचारधारा के लोग हैं। और जो इतने संकुचित हैं, मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों तक को फूल अर्पित करने का मौका नहीं मिल पाया। तब जब उनके फूल चुक करके और उसका प्रवाह करने के लिए उनका परिवार जाने को होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने लोगों से कहती है कि नहीं, ये पूरी तरीके से सिख धर्म परंपराओं के हिसाब से होगा, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब करने ना जाए। और पूरा परिवार को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन तब ये उसे राजनीति बनाने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस कहती है कि हमारे अपने परिवार के जो तमाम सारी जगह हैं वहां से ले लीजिए, लेकिन उनको जगह दीजिए। तो इतनी छोटी सोच के लोग हैं। ये लोग यही सोच सकते हैं, इनके पास और कुछ नहीं। रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार छीनेंगे और छीनेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ये करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी इन सारी चीजों को लेकर के आवाज बुलंद करती है तो भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर होती है और आम आदमी पार्टी भी हमलावर होती है। आम आदमी पार्टी क्यों होती है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस पार्टी 24.7% वोट लेकर के 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस की सरकार थी, फेयर चुनाव होता था। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी और वो 28 सीटें जीती थी और 29% वोट लाई थी। और उधर भारतीय जनता पार्टी 33% से कुछ अधिक वोट लेकर के आई थी और वो 31 सीटें जीती थी। अब आप समझ सकते हैं, जब यह स्थिति थी, वो 29% पे 28 वोट सीटें जीती, वो 33% पे 31 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी 24% से अधिक वोट ला करके जो है 8 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का साथ नहीं दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए ईडी सीबीआई का उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था विधायक तोड़ने और कुछ करने के लिए। और सरकार कांग्रेस ने समर्थन देकर के अरविंद केजरीवाल की बनाई थी। अब जब कांग्रेस सत्य बोलती है, इनके मुद्दों को उठाती है, तब वही अरविंद केजरीवाल हमलावर होते हैं, उनकी पार्टी हमलावर होती है कांग्रेस पे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक से ही वो बने। उन्हीं का ही जो वोट बैंक था, चाहे दलितों का हो, पिछड़ों का हो, मुस्लिम्स का हो, दूसरे और गरीब वर्ग का हो या लोअर मिडिल क्लास का हो, तो वो सब कांग्रेस के साथ खड़ा था। वही तो है इनके साथ। तो ये धंधा करते हैं, झूठ बोलते हैं, डरते हैं, इसलिए कांग्रेस पर हमला करते हैं। यही सत्य है। ये बना नहीं सकते, लड़ाने का काम करते हैं और धर्म की राजनीति दोनों करते हैं। इससे आप समझिए, सच को पहचानिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। जय